फरवरी 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था ने हमें एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाईं। एक कहानी थी स्थिरता की, जो बड़े-बड़े आंकड़ों में नजर आ रही थी, और दूसरी कहानी वो थी एक बड़े धोखे की, जो पर्दे के पीछे चल रही थी। इन दोनों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं, तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। तो पहली कहानी थी इस नंबर की, 2.75%। ये भारत की रिटेल महंगाई दर थी। अब ये आंकड़ा देखने में तो एकदम शांत, स्थिर और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सिग्नल दे रहा था, मानो सब कुछ सही रास्ते पर है। और ठीक उसी समय दूसरी कहानी थी इस नंबर की, 590 करोड़ रुपए। ये एक बैंक में हुई धोखाधड़ी का अमाउंट था। ये कहानी विश्वास और सिस्टम के टूटने की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। तो सवाल यही है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए पहले बड़ी वाली यानी मैक्रो कहानी से शुरू करते हैं कि सरकार महंगाई को कैसे नापती है और उसमें क्या नया बदलाव आया। 12 फरवरी 2026 को सरकार ने इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया था। देखिए, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई होता है, ये हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजों और सर्विसेज की कीमतों पर नजर रखता है। तो इसका बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया। ये करना इसलिए जरूरी था ताकि महंगाई का जो आंकड़ा निकले वो आज के हमारे खर्च करने के तरीकों को दिखाए, ना कि कोई 10 साल पुराने पैटर्न को। अब इस बदलाव में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है सबसे बड़ा चेंज। महंगाई की टोकरी में खाने पीने की चीजों का वजन, या कह लें कि उनकी अहमियत, काफी कम कर दी गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खाने की चीजों, खासकर सब्जियों के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। तो जब उनका वजन कम हो जाता है तो पूरी महंगाई दर ज्यादा स्टेबल दिखती है। तो फिर वजन बढ़ा किसका? हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज का। और ये जो बदलाव है, ये एंजल के नियम नाम के एक क्लासिक इकोनॉमिक सिद्धांत पर आधारित है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है, वो अपने बजट का एक छोटा हिस्सा खाने पर और एक बड़ा हिस्सा दूसरी चीजों जैसे कि घूमना फिरना या नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करने लगते हैं। ये दिखाता है कि देश प्रॉस्पर कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये नई और आधुनिक बनाई गई चीजों की टोकरी असल में दिखती कैसी है? और ये तस्वीर शानदार तरीके से दिखाती है कि ये अपडेट कितना बड़ा है। नया सर्वे अब ज्यादा बाजारों और शहरों को तो कवर करता ही है, लेकिन असली गेम चेंजर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा लेना। ऐसा पहली बार हो रहा है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज हम और आप कितना कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। इसे शामिल करने से महंगाई का आंकड़ा हकीकत के और भी करीब आ जाता है। ये तो बदलते वक्त का एकदम साफ आईना है। वीसीआर, डीवीडी प्लेयर जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी बाहर हो गई और उनकी जगह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस और पेन ड्राइव जैसी चीजों ने ले ली हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस नए इंडेक्स का मकसद ही महंगाई दर को ज्यादा स्टेबल बनाना है। अब एक स्थिर आंकड़ा आरबीआई जैसे पॉलिसी मेकर्स को अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, जैसे कि ब्याज दरें कब बढ़ानी है या कब घटानी है। तो एक तरफ जब ये मैक्रो तस्वीर स्टेबिलिटी और मॉडर्नाइजेशन की कहानी बता रही थी, ठीक उसी वक्त जमीनी हकीकत पर एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली कहानी सामने आ रही थी। महंगाई का नया डेटा रिलीज होने के ठीक 9 दिन बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को ये नोटिस भेजा, जिसमें एक बहुत ही गंभीर समस्या का खुलासा हुआ। बैंक ने अपने ही शब्दों में ये माना कि उसकी एक ब्रांच के अंदर धोखाधड़ी हुई है। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये धोखाधड़ी हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खास अकाउंट्स में हुई थी, जिन्हें बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से मैनेज किया जा रहा था। और ये बात इसे और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ एक बैंक की नाकामी नहीं है, ये सीधे सीधे जनता के पैसे और भरोसे के साथ खिलवाड़ है। चलिए अब जरा इस धोखाधड़ी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या पता चला और बैंक ने तुरंत क्या कदम उठाए। इस पूरे मामले का पता तब चला जब एक सरकारी डिपार्टमेंट ने अपना एक खाता बंद करने की कोशिश की और पाया कि उनके रिकॉर्ड में जो बैलेंस था वो बैंक के खाते में मौजूद बैलेंस से मैच ही नहीं कर रहा था। जैसे ही ये खबर सामने आई, बैंक ने फौरन कार्रवाई की। इसमें कर्मचारियों को सस्पेंड करने से लेकर एक पूरी फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने और दूसरे बैंकों को फंड फ्रीज करने के लिए अलर्ट भेजने जैसे कई कदम शामिल थे।
और ये सब हमें हमारे उसी केंद्रीय सवाल पर वापस ले आता है कि ये दो बहुत अलग अलग घटनाएं, एक स्थिर डेटा और एक बड़ा घोटाला, एक साथ कैसे फिट होती हैं। 2.75% की स्थिर महंगाई दर एक मॉडर्न और प्रिडिक्टेबल इकोनॉमी का एहसास दिलाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 590 करोड़ की धोखाधड़ी बताती है कि सिस्टम में बहुत बड़ा खतरा और विश्वास की भारी कमी मौजूद है। तो एक तरफ हमारे पास है मैक्रो डेटा जो स्टेबिलिटी की कहानी बता रहा है, और दूसरी तरफ एक माइक्रो लेवल घटना है जो बुनियादी भरोसे के टूटने को उजागर करती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सही मायने में समझने के लिए सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े देखना ही काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या लोग उस सिस्टम पर भरोसा करते हैं जिसमें वो अपनी बचत रख रहे हैं। डेटा हमें बताता है कि लोग कैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन विश्वास ये तय करता है कि वे कैसे बचत करते हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था को इन दोनों की जरूरत होती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। बेहतर डेटा पॉलिसी मेकर्स को एक साफ तस्वीर तो देता है, लेकिन उन अंधे धब्बों का क्या जो इंसानी लालच और इंस्टीट्यूशनल फेलियर से पैदा होते हैं? और क्या कभी-कभी बेहतर डेटा हमें इन असली खतरों के प्रति अंधा भी बना सकता है?